मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़, बीए पार्ट थर्ड की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति। बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम लोग अपनी पिछली क्लासेस में संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति, साम्यवादी चीन की विदेश नीति और रूस की विदेश नीति पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे भारत की विदेश नीति। 1947 से पूर्व भारत ब्रिटिश सत्ता का एक हिस्सा था और इसलिए उससे पूर्व भारत की विदेश नीति अपने आप में कोई मायने नहीं रखती थी। लेकिन इसके बावजूद भी भारत की एक समृद्ध परंपरा थी जो अति प्राचीन थी, गौरवमय थी और जिसका अपना सांस्कृतिक अतीत था। क्योंकि उससे पूर्व भारत एक वृहद भारत के रूप में था और विभिन्न देशों के साथ दूर तक व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। इस आधार पर हम देखते हैं कि भारत की नीति का विश्व के अन्य देशों पर गहरा प्रभाव था और उनके साथ संबंध भी अच्छे थे, चाहे वो सांस्कृतिक थे चाहे वो व्यापारिक थे। भारत एक बहुत बड़ा, जिसे हम कहते हैं, विशाल भूभाग वाला प्रायद्वीप है जिसकी विशाल जनसंख्या है। विश्व में दूसरे नंबर पर जनसंख्या आती है भारत की। और हम ये देखते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है, हालांकि ब्रिटिश सत्ता के अधीन भारत रहा 1947 तक, लेकिन इसके बावजूद भी भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य पहले से था। यानी ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता के बाद हम बने। जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ तो उसी समय भारत उसका सदस्य बन गया था। तो ऐसा नहीं है कि 1947 के बाद में हमने विश्व शांति के लिए काम करना शुरू किया या विश्व की नीति को समझने का प्रयास किया, ऐसा नहीं है। ये पहले से चला आ रहा था। भारत की जो विदेश नीति है उसकी रूपरेखा को 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकट किया था। उन्होंने कहा, वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए विश्व के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने और जातीय भेदभाव की नीति का दृढ़तापूर्वक उन्मूलन करने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही भारत देश दुनिया के शांति प्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भाव के प्रसार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। तो ये जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, ये एक तरह से भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ बना और इसी के आधार पर हमारी विदेश नीति चलती है। हम किसी भी देश के एक तरह से हम कहें कि किसी की नीति का अनुसरण नहीं करके एक स्वतंत्र नीति को अपनाते हैं और इसीलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन भारत ने शुरू किया था। भारत उसका प्राइमरी सदस्य रहा, जो हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह से भारतीय संविधान का जब निर्माण किया गया तो विदेश नीति की मूल बातों को संविधान के अनुच्छेद 51 में दिया गया। इसमें कहा गया, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, राज्य राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा, राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संधियों का सम्मान करेगा और राज्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को पंच निर्णयों द्वारा निपटाने की रीति को बढ़ावा देगा। यहाँ राज्य शब्द से अर्थ है भारत राज्य। तो भारतीय संविधान में ये कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का सम्मान करने के साथ साथ शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देंगे और अगर कोई विवाद है तो उसे पंच निर्णय के माध्यम से निपटाने की रीति को स्वीकार करेंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भारतीय विदेश नीति शांति पर आधारित नीति है जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्व देती है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों को महत्व देती है, आपसी भाईचारे को महत्व देती है और विवादों को बढ़ाने की जगह या गुटों से जुड़कर के संधियां करने की जगह विवादों को पंच निर्णय द्वारा निपटाने की बात पर बल देती है। इस तरह से अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि शीत युद्ध के बाद भारतीय विदेश नीति ने काफ़ी मूलभूत परिवर्तन भी किए, लेकिन इसके बावजूद भी जो मूल उद्देश्य या प्रमुख आदर्श
भारतीय विदेश नीति का है। उसमें कुछ बातें शामिल हैं, उनको हम देख लेते हैं। इसके आदर्श और उद्देश्य। पहला आदर्श या उद्देश्य है इसका, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव प्रयास करना। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने की नीति को प्रोत्साहन देना। तीसरा है सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना। चौथा आता है अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में संधियों के पालन के प्रति आस्था को बनाए रखना। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से आते हैं, उससे पूर्व की संधियों से भी आते हैं, उनके पारस्परिक संबंधों को, उससे जो पारस्परिक संबंध बनते हैं अलग अलग राष्ट्रों के बीच, उन संधियों के प्रति आस्था बनाए रखना। पांचवा आता है सैनिक गुटबंदियों और सैनिक समझौतों से अपने आप को अलग रखना और इन गुटबंदियों को निरुत्साहित करना। शीत युद्ध के बाद में खास करके ये सैनिक गुटबंदियां और सैनिक समझौते सामने आए थे, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए नाटो संधि की। तो उसी तरह से साम्यवादी रूस ने या सोवियत रूस ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए वार्सा पैक्ट किया और दोनों ने अपने सैनिक अड्डे बढ़ाने की मुहिम चला दी ताकि विश्व के ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने प्रभाव में लाया जा सके। भारत ने अपनी विदेश नीति का आदर्श रखा कि हम अपने आप को इन सैनिक गुटबंदियों और समझौतों से दूर रखेंगे। छठी बात आती है उपनिवेशवाद का विरोध करना, वो चाहे किसी भी रूप में हो, विश्व के किसी भी कोने में हो। उपनिवेशवाद शोषण का एक तरीका है और इसका विरोध भारत हमेशा करेगा और संबंधित राष्ट्र को सहायता भी देगा विकास के लिए, उन्नति के लिए। सातवीं बात साम्राज्यवादी भावना को निरुत्साहित करना। क्योंकि भारत इसके अधीन रह चुका था, इसलिए उन सारी समस्याओं से और उस शोषण से पूरी तरह परिचित था। इसलिए भारत नहीं चाहता था कि विश्व में जहाँ भी साम्राज्यवादी ताकत मौजूद है वो आगे बढ़े या उसका प्रचार प्रसार हो, तो उस भावना को निरुत्साहित करना या उसको खत्म करने का प्रयास करना, ये भी भारत ने अपनी विदेश नीति में शामिल किया। और इसीलिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रों को विभिन्न प्रकार से सहायताएं भी दी। आठवां आता है उन देशों की जनता को सक्रिय सहायता देना जो उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित हो। नवीं बात आती है भारत की आकांक्षाओं, आवश्यक राष्ट्रीय हितों और हित चिंताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में समझ बूझ और समर्थन विकसित करना और आपसी विश्वास और सम्मान के संबंधों का निर्माण करना। 10वां सभी देशों के साथ व्यापार, उद्योग, निवेश और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और अन्य कार्यमूलक क्षेत्रों में सहयोग का व्यापक आधारित परस्पर लाभप्रद और सहयोगी ढांचा विकसित करना और इसके लिए व्यापारिक और व्यावसायिक संपर्कों को सक्रिय करना, सहज बनाना। 11वां आदर्श या उद्देश्य हमने रखा सभी देशों में जो जनता है उनकी सृजनात्मक भावनाओं को बढ़ाना, प्रेरणा के रूप में लोकतंत्र की रक्षा करना, उसके साथ शांति और विकास को शामिल करना। 12वां आता है द्विपक्षीय संबंधों को संवर्धित करना और विश्व में शांति, स्थिरता और बहुध्रुवीय स्थिति को मजबूत करने के कार्य के लिए P5 देशों और अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ कार्य करना। 13वां जो आदर्श हमने रखा अपनी विदेश नीति में वो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष जो कठिनाइयाँ आ रही थी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो समस्याएं थी, उनका हल करने के लिए विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय और संयुक्त राष्ट्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में रचनात्मक कार्य करना। ये बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे थे या उनमें आंदोलन चल रहे थे स्वतंत्रता के लिए, और ऐसे समय में दोनों ही गुट, साम्यवादी गुट और अमेरिकी गुट, अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहे थे। तो ऐसे में बहुत सी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं इन देशों के सामने थी।
इनको हल करने के लिए रचनात्मक कार्य भारत को करना है, ऐसा माना गया। और शांति और सुरक्षा से संबंधित सभी प्रकार के मामलों में सार्वभौमिक रूप से बिना किसी भेदभाव के न्यायोचित तर्कपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करने में अपना सहयोग देना, निशस्त्रीकरण में अपना सहयोग देना, पर्यावरण, जन स्वास्थ्य, आतंकवाद और विभिन्न रूपों में किसी भी प्रकार के अतिवाद को बढ़ावा नहीं देना, सूचना क्रांति, संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देना। तो ये भी एक उद्देश्य रखा, यानी विश्व में सहयोग करेंगे विभिन्न राष्ट्रों के साथ, रचनात्मक तरीके से सभी देशों को विकास के उन्नत स्तर पर लाने का प्रयास करेंगे। और 14वां अंतिम जो हमने उद्देश्य रखा वो है विदेश नीति में जो प्राथमिकता थी वो है दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्री और सहयोग को मजबूत करना और इस क्षेत्र में स्थायी विश्वास और समझबूझ का वातावरण तैयार करना और उनके साथ मिलकर कार्य करना। इसके लिए सार्क का गठन किया गया और दक्षिण एशिया में सहयोग बढ़ाने का प्रयास पूरी तरह से किया गया। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो भारतीय विदेश नीति के 3 आधार स्तंभ हैं। अगर हमने जो 14 पॉइंट देखे हैं इनको अगर हम एक शॉर्ट में अगर हम कहना चाहें तो भारत के विदेश नीति के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना विश्व में, दूसरा है शांति को स्थापित करना और तीसरा है समानता के सिद्धांत को महत्व देना। यानी चाहे राष्ट्र छोटा है और चाहे राष्ट्र बड़ा है, सभी राष्ट्र बराबर हैं, इस बात को महत्व देना भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधार है। अब आते हैं भारत की विदेश नीति के निर्माणकारी तत्व क्या है, कैसे भारत की विदेश नीति का निर्माण हुआ। सबसे पहला तत्व है, जैसा कि हमने अन्य देशों में देखा कि उनकी भौगोलिक स्थिति बहुत इम्पॉर्टेंट है, किस जगह स्थित है, आसपास का जो एरिया है कैसा है, भूभाग कैसा है, पहाड़ नदी कैसे हैं। तो भौगोलिक तत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश की विदेश नीति को निर्धारित करने के लिए। जैसा कि के एम पणिक्कर ने कहा कि जब नीतियों का लक्ष्य प्रादेशिक सुरक्षा होता है तो उनका निर्धारण मुख्य रूप से भौगोलिक तत्व से होता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है, क्योंकि ये माना जा सकता है कि संधियां एक तरफा हो सकती हैं, समझौते तोड़े जा सकते हैं, परंतु जो भूगोल है उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जो भौगोलिक परिस्थिति है उसको कभी भी कोई भी राष्ट्र परिवर्तित नहीं कर सकता। तो भारत की जो विदेश नीति है वो उसके आकार से, एशिया में उसकी विशेष स्थिति से, उसकी सामुद्रिक स्थिति से और उसकी पर्वतीय सीमाओं से निर्धारित होती है। हम जानते हैं कि भारत के उत्तर में 2 साम्यवादी राष्ट्र, सोवियत संघ पूर्व में, जो पूर्व सोवियत संघ है आज का रूस, और चीन बहुत करीबी राष्ट्र है। पश्चिम में अगर हम देखें तो पाकिस्तान, और अगर हम दक्षिण में देखें तो समुद्र से घिरा हुआ है। तो इस तरह से भारत की जो सीमाएं हैं उसके आधार पर भी भारत की विदेश नीति एक तरह से निर्धारित हुई, क्योंकि जो भौगोलिक परिस्थिति है उसमें दक्षिण में समुद्री सीमा को सुरक्षित रखने के लिए हमें विभिन्न देशों से मैत्री संबंध बनाए रखना जरूरी था और साम्यवादी देशों से भी अनुकूल संबंध रखना जरूरी था, क्योंकि वो धुर उत्तर में हमारे मौजूद हैं। तो भारत का हित इसी में ही है कि वो स्वतंत्र और शांति का क्षेत्र बना रहे, और इसीलिए यदि कोई शक्ति शून्यता दक्षिण में हिंद महासागर में उपस्थित होती है तो भारत इस शून्यता को पूरा करने की क्षमता रखे, भारत की ये धारणा है। और इसीलिए जब अमेरिका ने दियागो गार्सिया पर अपना सैनिक अड्डा बनाने की कोशिश की तो भारत ने उसका विरोध किया और सोवियत प्रभाव का भी बराबर विरोध किया। दूसरा आता है गुटबंदियाँ। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका था, शीत युद्ध शुरू हो गया था, विश्व 2 गुटों में बंट गया था, और ऐसे में भारत को नीति अपनानी थी ऐसी जिससे वो अपना विकास कर सके और दोनों गुटों से अलग रह करके मित्रता रख सके और सेतुबंध का कार्य करना था। और इसीलिए भारत ने असंलग्नता की नीति को अपनाया, गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, जिससे वो अपने क्षेत्र में किसी भी एक राष्ट्र के बढ़ते प्रभाव को रोक भी सके और साथ ही साथ स्वतंत्र नीति का प्रयोग भी कर सके। तीसरा आता है विचारधारा।
भारत की विचारधारा का निर्धारण जो हुआ उस पर गांधीवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव है। शांति और अहिंसा पर आधारित विचारधारा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों में भी विश्व शांति की बात कही गई है। हडसन लिखते हैं कि गांधी के शांतिवाद ने देश को यह भरोसा दिलाया कि विश्व में शांति समझौतों से स्थापित हो सकती है, न कि रक्षात्मक संगठन बनाने से। और इसलिए भारत का ये कर्तव्य है कि वो विरोधी पक्षों से अलग रहे और मध्यस्थ का कार्य करे। बुद्ध से प्रेरित होकर, महात्मा बुद्ध से नेहरू जी ने प्रेरित होकर के पंचशील का सिद्धांत दिया, जिसे चीन और भारत के मध्य एक समझौता हुआ था 1954 में। तो भारत की जो विदेश नीति है वो शांति और मित्रता पर आधारित रही। चौथा आता है आर्थिक तत्व। भारत क्योंकि स्वतंत्र जब हुआ तो काफ़ी पिछड़ा हुआ था। आर्थिक रूप से हम देखें तो अधिकांश व्यापार उसका पश्चिम देशों के साथ था और पश्चिम देश उसका शोषण भी कर रहे थे। तो ऐसे में अधिकतम विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए मैत्रीपूर्ण संबंध सभी राष्ट्रों से रखना आवश्यक था। इसलिए भारत ने गुटबंदी से अलग रहते हुए दोनों गुटों से आर्थिक और तकनीकी सहायता प्राप्त करना चाहा और इसीलिए असंलग्न नीति को अपनाया। जैसा कि जे बंदोपाध्याय ने अपनी किताब में लिखा, द मेकिंग ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, उन्होंने कहा कि भारतीय विदेश नीति के आर्थिक आयाम 3 हैं: सुरक्षा, विदेशी सहायता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सैनिक तत्व अगला निर्माणकारी तत्व है, क्योंकि सैनिक दृष्टि से भारत बहुत शक्तिशाली नहीं था जब स्वतंत्र हुआ, विदेशों पर निर्भर था, दुर्बल सैनिक शक्ति थी और इसीलिए 1962 का युद्ध हम हार गए। लेकिन उसके बाद भारत ने अपनी सेना को बहुत मजबूत बनाया। प्रारंभ में भारत सैनिक दृष्टि से ब्रिटेन पर निर्भर था, राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था, लेकिन वर्तमान में हम जानते हैं कि भारत सैनिक तत्व में बहुत आगे है। हमारे पास तीनों सेनाएं बहुत मजबूत हैं और विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना भारत की है और उसके साथ साथ हमारे यहाँ परमाणु शक्ति भी पर्याप्त है। एक और जो तत्व था भारतीय विदेश नीति का निर्धारक, वो है पंडित नेहरू का व्यक्तित्व, क्योंकि उस समय पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ही भारतीय विदेश नीति को गति दी थी। तो उनकी व्यक्तित्व की छाप हमें इसमें दिखाई देती है। वे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और फासिस्टवाद के विरोधी थे, शांतिपूर्ण तरीकों से विवादों को सुलझाना चाहते थे। असंलग्नता की नीति को इसलिए शीत युद्ध काल में उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना और इसी के अनुसार भारतीय विदेश नीति बनाई गई। पंडित नेहरू ने कहा था, भारत की विदेश नीति को नेहरू नीति कहना गलत है। मैंने इस नीति का शब्दों में प्रतिपादन किया है, आविष्कार नहीं किया। ये भारतीय परिस्थितियों की उपज है। भारत के वैदेशिक मामलों की बागडोर यदि किसी अन्य व्यक्ति या दल के हाथ में होती तो भी उसकी नीति वर्तमान नीति से बहुत अलग नहीं होती। जैसा कि हम पहले देख के आए हैं कि भारत की जो स्थिति थी, भौगोलिक तत्व था, आर्थिक स्थिति जो थी, सैनिक स्थिति जो थी, उन सब के आधार पर ही भारत की विदेश नीति बनी है। अगला आता है राष्ट्रीय हित। भारत का राष्ट्रीय हित देखते हुए भारत की विदेश नीति का निर्धारण किया गया। भारत के 2 राष्ट्रीय हित माने गए। पहला, देश की अखंडता, सुरक्षा, और दूसरा जो अस्थायी हित है, जैसे खाद्यान्न, विदेशी पूंजी, तकनीकी विकास आदि को प्राप्त करना। इसके आधार पर भारत ने पश्चिमी देशों के संकट में इजराइल की बजाय अरब राष्ट्रों का समर्थन किया। गुटनिरपेक्ष होते हुए सोवियत संघ के साथ 1971 में 20 वर्षीय संधि भी की। विदेश नीति में भारत दूसरे राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के विरुद्ध रहा। भारत ने राष्ट्रीय हित को महत्व दिया, लेकिन उस सीमा तक दिया जहां तक कि उसकी जो मूल विदेश नीति है उसको नुकसान ना पहुंचे। और इसलिए श्रीलंका के जाफना पीड़ित लोगों को हवाई मार्ग से सामग्री पहुंचाई। निशस्त्रीकरण का प्रबल समर्थक होते हुए भी अणु प्रसार संधि एनपीटी और व्यापक प्रतिबंध परीक्षण संधि सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से भारत ने मना किया, क्योंकि भारत का नाभिकीय विकल्प राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अंग है। अगली बात जो आती है वो है ऐतिहासिक परंपरा है।
इसका बहुत महत्व रहा और स्पष्ट रूप से ये हमें भारतीय विदेश नीति पर दिखाई देती है। हिंदू सभ्यता का चरित्र या भारतीय सभ्यता का चरित्र रहा शांति, समन्वय, सहिष्णुता, और यही भारतीय विदेश नीति का आधार भी है। इसी के आधार पर संसदीय प्रणाली अपनाई, उदारवाद, प्रशासनिक ढांचा हमने लिया और विभिन्न दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ सांस्कृतिक आध्यात्मिक संबंध रखे। सभी राष्ट्रों के साथ सहिष्णुता और मित्रता का हाथ बढ़ाया, चाहे वो आक्रमणकारी ही क्यों न हो। जातीय रंगभेद का विरोध किया और पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला आता है आंतरिक शक्तियों और दबावों का प्रभाव। किसी भी देश की जो आंतरिक शक्ति है उसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। भारत की विदेश नीति में भी ये हमें देखने को मिलता है। कभी हमने देखा कि भारतीय विदेश नीति बहुत मजबूत तरीके से उभर करके सामने आई और हमने आर्थिक और सैनिक दृष्टि से भारत को मजबूत बनाया। जैसा कि 1971 से 77 का काल जो था वो ऐसा ही एक मजबूत काल था। स्वतंत्रता के तुरंत बाद का काल भी भारतीय विदेश नीति का स्वर्णिम काल था और हमने विश्व में एक बड़ी शक्ति बनने की तरफ अपने कदम इस दौरान बढ़ाए। प्रशासनिक शिथिलता और भ्रष्टाचार से कई बार भारतीय विदेश नीति की छवि धूमिल भी हुई, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय विदेश नीति निरंतर आगे बढ़ती रही और न केवल एशिया में बल्कि हम देखते हैं कि विश्व में एक बड़ी शक्ति के रूप में भारत तेजी से उभर रहा है। तो भारत की जो विदेश नीति है वो किसी एक तत्व से मिलकर नहीं बनी, बल्कि भूगोल के साथ साथ ऐतिहासिक परंपराएं और इसको निर्माण करने वाले नेताओं का व्यक्तित्व, सैनिक तत्व, राष्ट्रीय हित और आंतरिक शक्ति और दबावों से मिलकर के हुआ है। अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे।